अवकलन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 11th-12th में। लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं जिनके पास फिजिक्स होती है और यहाँ पर फिजिक्स में हम थोड़ा सा इसका यूज़ करते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। बट देखिए, आपको सिर्फ क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि अवकलन की क्या आवश्यकता पड़ी है, ये किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए अवकलन कैसे परिभाषित किया गया है और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप फॉर्मूलाज याद करके जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप कॉन्सेप्चुअली उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अवकलन की हमें जरूरत क्या पड़ी। हम बोलते हैं कि हमारे पास दो चर हैं एक्स और वाई। एक्स जो है वह स्वतंत्र चर है और इसके परिवर्तन से वाई में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वाई कैसा है, निर्भर चर है। y जो है वह फलन के रूप में परिभाषित किया गया है x के, यानी x के किसी फलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब फलन कैसे कैसे हो सकते हैं, फलन हो सकते हैं बीजगणितीय जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर अब तक, जिन्हें एल्जेब्राइक बोलते हैं। एल्जेब्राइक फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, त्रिकोणमितीय हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। इसी प्रकार से ये लॉगरिथमिक हो सकते हैं, लॉगरिथम भी आप मेरे ख्याल में अब 11th में ही सीखेंगे मैथ्स वाले बच्चे। फिर एंटी लॉगरिथमिक हो सकते हैं, ठीक है। फिर चरघातांकी फलन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस तरह से ये 5 तरह के हम फलन पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप x² + x ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां पर भी आप चर देखेंगे सिंपल आप बीजगणित में होंगे। जब आप त्रिकोणमितीय देखेंगे तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक कुछ भी हो सकता है। लॉगरिथम में आप लॉग या नेचुरल लॉग देखेंगे। फिर एंटी लॉगरिथम में आप एंटी लॉग देख सकते हैं। चरघातांक में आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख सकते हैं जो e की घात में लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप के फंक्शंस आप यहाँ पे देखेंगे और इन फलनों का रेडीमेड फॉर्मूला आपको दिया जाएगा। कहने के लिए हमने बताया कि y क्या है, फलन है x का, तो किसी x मान के लिए y आपको y मिलता है। अगर हम x का मान परिवर्तित करें, x + Δx कर दें तो y के मान में भी परिवर्तन आएगा। कितना होगा, मान लीजिए y + Δy है। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएं किसके बीच में, y और x के बीच में, x स्वतंत्र चर है, y कैसा है, निर्भर चर है। इन दोनों के बीच में मान लीजिए हमें इस प्रकार का वक्र मिलता है। हम दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं, कब, जब x का मान x हो और दूसरा x + Δx हो। x के मान पर y हमें y मान दे रहा है और x + Δx पे फलन हमें y + Δy मान दे रहा है। तो ये जो आपके पास p पॉइंट है और ये आपके पास मान लीजिए q पॉइंट है। p के निर्देशांक है x, y और q के निर्देशांक है x + Δx, y + Δy। अगर हम इसके निर्देशांक यहाँ पे देखें, ये x होगा और ये y होगा, ठीक है। q के अगर हम निर्देशांक देखें तो ये x तो है इसे, साथ में Δx, ये वाला मान यहाँ पर मिलेगा। फिर आपके पास ये जो मान है q के लिए y का कितना हो जाएगा, y + Δy, सही है। अगर हम इन दोनों को एक रेखा से जोड़ दें तो हर रेखा की एक ढाल होती है, 90 डिग्री है और ये कोण थीटा है। अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखें तो भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ये दोनों कोण थीटा होंगे। हम थीटा का मान निकालना चाहते हैं, कौन से ट्रायंगल का यूज करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको r कहूं तो ये pr कितना है, Δx के बराबर, x के अंतर के बराबर, और ये जो qr है यह कितना है, Δy के बराबर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कहें कि PQ जो सरल रेखा है उस PQ सरल रेखा का ढाल कितना होगा, तो PQ रेखा का ढाल कितना से परिभाषित किया जाता है, tan थीटा से, और tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार। जो ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं PQR, उसमें कितना होगा, QR बटे PR, ठीक है। ये लंब और आधार का मान रखें तो कितना हो जाएगा, QR का मान है Δy और PR का मान है Δx। ये ढाल के रूप में परिभाषित किया गया है, tan थीटा Δy बटा Δx। किसी भी सरल रेखा का ढाल यह बताता है कि
y अक्ष की राशि का परिवर्तन x अक्ष के सापेक्ष कैसा है। ये तो हो गया ढाल। अब समझिए यदि हम इस q को p की तरफ लाएं तो क्या होगा। आप देख सकते हैं अगर हम इस q की पोजीशन ये कर दें तो जो ये सरल रेखा है थोड़ी बाहर की ओर निकलेगी, सही है। डेल्टा x भी छोटा हो जाएगा पहले की तुलना में, डेल्टा x यही समाप्त हो जाएगा, और डेल्टा y भी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा पहले की तुलना में। अगर हम q को और नजदीक लेकर के आए तो q को और नजदीक लाने पर क्या होगा, रेखा जो है वह वक्र के पहले अंदर थी, थोड़ा बाहर आई थी, अब और बाहर आएगी। देखिए इस प्रकार से आपको ये रेखा मिलेगी। आपके पास डेल्टा x का मान और भी छोटा हो जाएगा और तुलना में डेल्टा y का मान भी और छोटा हो जाएगा, लेकिन डेल्टा y बटा डेल्टा x का मान जो है फिर भी उतना छोटा नहीं हो सकता है, कह सकते हैं उसका कुछ भी मान हो सकता है। जब आप यहाँ पर इस q के पॉइंट को p के बहुत ही नजदीक ले आएंगे तो जो ये सरल रेखा आपको दिख रही थी ना, जो काफी अच्छी सी आपको अंदर दिख रही थी, धीरे धीरे बाहर आते आते क्या हुई, इस पॉइंट पर जैसे आप q को बहुत नजदीक ले आए, पॉइंट पर खींची हुई एक स्पर्श रेखा के रूप में दिखाई पड़ेगी। ये कोण थीटा हो जाएगा, यानी कि जब आप इस q पॉइंट को p के बहुत नजदीक लाए, यानी कि आपने डेल्टा x को कैसा कर दिया, बहुत छोटा, शून्य की ओर अग्रसर करता हुआ इसका मान हो गया, तो क्या होगा कि आपका जो ये सरल रेखा पहले वक्र के अंदर थी अब स्पर्श रेखा बन जाएगी, और जो इसका ढाल था, ये जो ढाल था, कब लिमिट हमने लगाई है डेल्टा x टेंड्स टू 0, तब ये जो ढाल है कौन सा, डेल्टा y बटा डेल्टा x, इस पर जैसे ही हमने सीमा लगाई कि डेल्टा x का मान बहुत छोटा है तो ये क्या बन गया, यह इस p बिंदु पर क्या बन गया, स्पर्श रेखा का ढाल बन गया, ठीक है। और स्पर्श रेखा का ढाल कैसे दिया जाता है, dy बटा dx से। जैसे ही आपने डेल्टा x का मान बहुत छोटा किया, ये जो अनुपात था वह किस पर शिफ्ट हो गया, अवकलज पर। इसे क्या कहते हैं, अवकलज। किसका अवकलज, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जो भी नीचे रखा होगा ना उसके सापेक्ष हमेशा अवकलन किया जाएगा। जो ऊपर रखा है मतलब वह इसका चर है। अब चर है इस पर निर्भर करता है तो कितने प्रकार का हो सकता है, 5 प्रकार का हो सकता है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था। बीजगणितीय हो सकता है, लघुगणकीय हो सकता है, चरघातांकी हो सकता है, त्रिकोणमितीय हो सकता है, और हमें किसी फलन को देख के डरना नहीं है, हमें सारे सूत्र रेडीमेड दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एक बड़े अंतराल से, जब हम बड़े अंतराल पे थे तो हम ढाल कह रहे थे, किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की ढाल कह रहे थे, और जैसे जैसे हमने उस अंतराल को कम किया तो हम उस दो रेखा को मिलाने वाली रेखा की जगह हम स्पर्श रेखा पर आ गए, और जो पहले ढाल उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के रूप में थी, जो औसत मान दे रही थी, वह अब कैसी हो गई, एक बिंदु विशेष पर, उसी क्षण पर, उसी पॉइंट वैल्यू पर आपको मान देने लग गए। डेल्टा x का मान बहुत छोटा है, 0 के बराबर है लगभग, डेल्टा y का मान भी बहुत छोटा है, 0 के बराबर है, लेकिन इनका जो अनुपात है वह 0 नहीं है, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, अच्छा खासा वैल्यू है उसका, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ये हमारे पास अवकलज का अवधारणा है। अवकलज का अवधारणा हमने किस पे लगाया है, ढाल पर। किसकी ढाल पर, स्पर्श रेखा, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की ढाल पर। जब हम ये कंडीशन लगाते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, किस पर, निर्भर चर के मानों के अंतर पे और स्वतंत्र चर के मानों के अंतर पे, तो हमें ये मिलता है इस प्रकार से। लिमिट हमने किस पे लगाई, डेल्टा x पर, कि इसका मान शून्य की ओर अग्रसर है। चिन्ह ये बताता है कि अग्रसर है परंतु शून्य नहीं हुआ है, बराबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब ये मान आपका हो जाएगा डेल्टा y बटा डेल्टा x। कंडीशन दी गई है कि डेल्टा x बहुत ही छोटा है, और इस समय पर आप इसको लिख पाएंगे dy बटा dx, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। बहुत सा अवकलन का जो सूत्र है कुछ वो आपको रेडीमेड दिए गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको y जो है वह एक ऐसा फलन दिया गया है, मान लीजिए बीजगणितीय फलन दिया गया है xn,
dx आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dx की घात n बटा dx। जब आप किसी चर पर n घात देखेंगे जहां n कांस्टेंट हो, n कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, n गुणा x की घात n माइनस 1, जो पावर है वो बाहर चली जाएगी, और क्योंकि ये अवकलन हो रहा है, घट रहा है, कोई मान को आप तोड़ रहे हो, तो ये आपका n माइनस 1 पावर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास त्रिकोणमितीय फलन है, मान लीजिए y क्या है, sin x है, sin x का अवकलन क्या होता है, sin का भाई कौन, cos, ठीक है, cos में बदल जाएगा। अगर आपके पास जो फलन है वह cos x के रूप में हो, तो आपके पास अवकलन कितना आएगा, भाई है ना, भाई में चला जाएगा, लेकिन cos हमेशा sin के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी करता है, ये माइनस कर देगा। ये हो गए त्रिकोणमितीय फलन बेसिक वाले। ये आपके पास बीजगणितीय सूत्र अगर आपको कहीं पे दिया हो, जो हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर बहुत जल्दी, तो इसके बाद अगर हमें एक्सपोनेंशियल फलन दिया जाए, मान लीजिए जो y है वह एक्सपोनेंशियल x ऐसा हो, ठीक है, तो आप इसका अवकलन करने के बाद सीधे क्या लिख पाएंगे, ex। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई होता तो वो a बाहर आ जाता और ऊपर क्या बचता, a एक्सपोनेंशियल ax। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लघुगणकीय सूत्र होगा, अगर हमारे पास जो फलन है वो किसके रूप में परिभाषित है, नेचुरल लॉग x के रूप में, तो इसका अवकलन क्या होएगा, 1 बटा x होएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अवकलन करते जाएंगे, बहुत बेसिक से सूत्र हैं, आप इनको अभी आपके पास यही यूज होंगे, आप इनको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, मेरे साथ में भी लिख रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास अवकलन का हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अवकलन क्या है। तो अवकलन की अवधारणा हमारे लिए वेग के तात्क्षणिक मान को परिभाषित करने के काम आती है। त्वरण के भी तात्क्षणिक मान को हम अवकलन की अवधारणा से ही परिभाषित करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो वेग है वह किसका फलन है, समय का फलन है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने कहा कि ये जो स्थिति है वह समय पर निर्भर कर रही है, ठीक है, ये वक्र मिल रहा है, दो बिंदु लिए P और Q, जैसे भी पहले लिए थे ना वैसे ही P और Q का जो ढाल हुआ वो कितना हुआ, हमने कहा x2 पॉइंट, और ये पहली वाली स्थिति T1, x1। तो आपने कहा कि जो औसत वेग है वह औसत वेग तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, कोई समस्या नहीं है, डेल्टा x बटा डेल्टा t। लेकिन तब क्या करें जब हमें औसत नहीं तात्क्षणिक वेग चाहिए हो। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षणिक अवस्था के लिए वेग कितना हो, जब हम चल रहे थे उसी क्षण पे वेग कितना था। अब एक ही क्षण अगर हो, बहुत ही छोटा अगर आपके पास समय अंतराल हो, तो विस्थापन का अंतर कैसे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने कहा कि भाई ये आपने डेल्टा x बटा डेल्टा t जो लिया था ना, यदि हम इसके डेल्टा t पर ये कंडीशन लगा दें कि ये बहुत छोटा होता जा रहा है, 0 की ओर अग्रसर होता जा रहा है, तो आपको वेग का क्या मिल जाएगा, तात्क्षणिक मान मिल जाएगा। और इसको हम v तात्क्षणिक से ता लगा दें, या इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, vi लगा दें। जब हम इसको परिभाषित करेंगे तो अवकलन के रूप में बोलेंगे कि भाई अब हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, समय के सापेक्ष स्थिति का अवकलज होता है। क्या होता है, समय के सापेक्ष स्थिति का अवकलज। जब हमें x साइन के रूप में, cos के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में, किसी भी चर के रूप में मिलेगा, हम सीधे अवकलन करके बोलेंगे कि ये लीजिए तात्क्षणिक मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें तात्क्षणिक वेग परिभाषित करने के लिए हमने किसका यूज किया है, अवकलन का। देखिए जैसे जैसे हम q को नजदीक लेके आएंगे, धीरे धीरे डेल्टा t का मान कम होता जाएगा, और नजदीक लाए तो p के नजदीक लाने पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इतने पास आ चुके हैं कि अगर ये रेखा देखी जाए तो रेखा धीरे धीरे बाहर आती गई, और p के q के बहुत नजदीक आने पर स्पर्श रेखा के समान हो गई। और स्पर्श रेखा का जो ढाल दिया जाता है किसके रूप में दिया जाता है, अवकलज के रूप में, और इसीलिए हमने यहाँ पर तात्क्षणिक वेग को अवकलज के रूप में परिभाषित कर दिया है।